स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम +2 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ मुगल। तो मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तो मातृभाषा थी उनकी पारसी। ठीक है, पर्शियन थे वो। क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो पहला मुगल सम्राट जो है बाबर, वो कहाँ से आया था? वो अफगानिस्तान से आया था। ठीक है, हालांकि ये पारसी ही मैक्सिमम यूज करते थे, लेकिन इनको इनकी जो भाषा तुर्की थी वो तुर्की भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज करते थे पारसी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम कहा था? तो उसको बोलते थे हम मेहरुनिसा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1793 में। ठीक है, तो 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था बंगाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड लॉर्ड डलहौजी पास द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। तो लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया था? ये किया था 1850 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है 1850 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु वाज नोन एज डंका शाह। तो डंका शाह के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध था? तो जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 6 नंबर, विच प्लेस वाज मेड एज ट्रेड सेंटर बाय फ्रेंच। तो फ्रांसियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? सभी को अच्छी तरह से याद होगा, पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। इसके बाद जो है 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न पूछा गया, व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड किया गया था? तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1945 जो इसका आंसर हो जाएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 में किया गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें हो जाएगा, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन था? तो सबसे पहला सत्याग्रही आपसे पूछा है, ध्यान रखना है आपको। तो प्रथम व्यक्ति जो था सत्याग्रही, वो कौन था? तो आप सभी लोग जो है आराम से बोलोगे कि नहीं, ये तो महात्मा गांधी थे, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर दोगे। वो कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, तो आपका विनोबा भावे जो है फर्स्ट सत्याग्रही माने जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही माने जाते हैं। ठीक है, इनसे पहले भी सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनका नाम जो है इतना नहीं है। तो यहाँ पे विनोबा भावे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल सत्याग्रही की अगर बात करें तो विनोबा भावे, अगर केवल फर्स्ट सत्याग्रही की बात करें, केवल फर्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? देखो यहाँ पर हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, और यहाँ पे क्या दिया? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे प्रथम इंडिविजुअल सत्याग्रही, वो जो विनोबा भावे थे। तो हमारा ख ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हिंदी वाला जो है आपको आंसर मानना पड़ेगा, इंग्लिश का आंसर नहीं माना जाएगा बोर्ड के परीक्षाओं में। व्हेन वाज आर्य समाज फाउंडेड। सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि आर्य समाज को फाउंड किया गया था 1875 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। अब जो 10वां प्रश्न है इसकी बात करते हैं, इसके बाद हम फिलिप्स की बात करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 165 डेज में जो है आपकी संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी, 165 दिन हुई थी। कितनी सभाएं में हुई थी? 11 सभाएं हुई थी इसमें। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितनी इसकी बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की। अवध वाज एनेक्स्टेड इनटू ब्रिटिश एम्पायर इन। ऑप्शन तो आपको दिए नहीं जाएंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवध को जब आपका भरा गया था, अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था, तो वो कौन सा सन था ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 1856 में जो है उसको शामिल किया गया था। 1856 में, तो यहाँ पे भी आप 1856 जो है मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, स्वेज कैनल वाज ओपनड इन। तो स्वेज कैनल को कब ओपन किया गया था? तो आपका सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा? ये 1869 में ओपन किया गया था। 1869, इसको नीचे ही मेंशन कर देते हैं, 1869 में खोला गया था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम आपको बताना है। सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि गोपाल जी के गोखले जो है, हम आप सीधे सीधे लिख देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोखले। ठीक है, गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। तो कौन था? वो थे आपके गोखले जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले इनको बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे ए लगा देना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ पे गोखले लिख दो बस सीधे सीधे। अच्छा, ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले आप लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, डैश वाज द फेमस लीडर ऑफ साथल्स। तो साथल के जो है फेमस लीडर कौन थे? तो वो फेमस लीडर थे सिद्धू और मूरू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिद्धू एंड मुर्मू। ठीक है, सिद्धू एंड मुर्मू वाज द
फेमस लीडर ऑफ द सांथल्स, ये दोनों बहुत ज्यादा विख्यात थे। ठीक है, तो आप सिद्धू सिद्धू लिखोगे तो भी आंसर माना जाएगा, लेकिन सिद्धू एंड मुर्मू दोनों ही लिख दो ना। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है सांथलों का जो मेन नेता थे उनका नाम। अच्छा, इसमें आप जो है ये मैंने सरनेम बता दिया, सिद्धू थे और साथ ही साथ जो है कान्हा थे। ठीक है, तो सिद्धू और जो है कान्हा, सिद्धू मुर्मू मुर्मू एंड कान्हा मुर्मू। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पे सिद्धू, ठीक है, और कान्हा मुर्मू। जहांगीर को अन्य नाम से जाना जाता था, जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था, तो जहांगीर को यहाँ पर जो है जहांगीर वाज ऑल्सो नोन एज, तो जहांगीर को अलग से नाम से जो नाम दिया था उनके, उनको सलीम दिया गया था, सलीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए सलीम। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी, अमेरिका में गृह युद्ध जो है ये चला था, इसका भारत के कपास व्यापार पर जो है गहन प्रभाव पड़ा था। इस तरह से जो है ये आपको पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो है इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, इसके हिंदी में 3 क्वेश्चंस दिए गए, इंग्लिश में भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है अमेरिका सिविल वार फ्रॉम 1861 टू 1865 डीपली अफेक्टेड द कॉटन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। सभी के पास मॉडल पेपर होंगे और लिंक मैंने दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसके आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो उसकी लिंक भी आपको दिखाई देगी, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछेगा व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वार ऑन द कॉटन मैन्युफैक्चरर, अमेरिकी गृह युद्ध का सूती वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है सारा आंसर, अमेरिकी गृह युद्ध से भारत के कपास व्यापार पर जो है गहन प्रभाव पड़ा। ठीक है, कपास की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने दुनिया के अन्य भागों में कपास के उत्पादन को जो है प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना भी की और 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की नींव भी रखी। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द अमेरिकन सिविल वार हैड डीपली इंपैक्ट on India's cotton trade. Britain encouraged cotton production in other part of the world to supply cotton, or they founded the Cotton Supply Association in Britain in 1857 AD and in 1859 AD, 2 साल बाद में 57-58-59 में जो है उन्होंने फाउंडेशन रखा मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट इसी पैराग्राफ से पूछा गया है, व्हाट वर द रीजंस टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से कपास मंगवाने के क्या कारण थे। तो भारत से कपास मंगवाने के 2 प्रमुख कारण थे। प्रथम कारण यह था कि भारत की जलवायु और भूमि जो है कपास के लिए उपयुक्त थी, और दूसरा जो है यहाँ पे सस्ता श्रम उपलब्ध था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आंसर को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, देयर वर टू रीजंस to import the cotton from India. First, the climate and the soil of India was suitable for the cultivation of cotton, and secondary is provided cheap labor. इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसी पैराग्राफ से, व्हेन वाज कॉटन सप्लाई एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो पैराग्राफ में लिखा गया 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। इन 1857 कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन। इसके बाद जो है सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 3-3 अंकों के प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के आपको प्रश्न करने हैं, केवल 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, वर्णन करना है आपको। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। यह प्रणाली मद्रास के गवर्नर जो है थॉमस मुनरो द्वारा स्थापित की गई थी। ध्यान रखना ये क्या है, कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बन सकता है और आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था, जिसके अंतर्गत जो है कृषक जो यानी किसान ही भूमि का स्वामी होता था तथा बिना किसी जमींदार या बिचौलिए के सरकार को सीधे जो है वो कर देता था, टैक्स जो है वो सीधे देता था। इस व्यवस्था में कृषक भूमि को बेच सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो 18 क्वेश्चन है इसके ऊपर। यहाँ पूछा गया है मेंशन एनी 3 सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, यानी जनगणना के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। जनगणना का पहला लाभ है ये सूचना के स्रोत हैं, ठीक है, और दूसरा लाभ है जो सुशासन में भागीदार होते हैं, और तीसरा लाभ है जो इसमें सीमांकन भी होता है। तो तीनों लाभ मैंने लिख दिए हैं, आप तीनों लाभ को पढ़ करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस क्या है, फर्स्ट है आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सेकंड है गुड गवर्नेंस के लिए यूज होता है, और डिमार्केशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो तीनों के तीनों आंसर्स आप लिख सकते हो। उसके बाद में व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश, तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति क्या थी। तो अंग्रेज जो है हिंदू और मुसलमान में फूट डालना चाहते थे, क्योंकि वो जो है राज करना चाहते थे। फूट डालो राजनीति को जो है एक अंग्रेजी राजनीति भी कहा जाता था। ये उन्हीं की नीति थी जिसका उपयोग भारत में विभिन्न भारतीय धर्मों और जातियों को जो है विभाजित करने के लिए किया गया था, और इस नीति ने अंग्रेजों को सदियों तक जो है भारत पर अपने शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने में मदद की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है
आपसे, व्हाट 3 प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, तो यानी कि भारत विभाजन के पश्चात भारत सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट 3 समस्या यहाँ पे बताया है मैंने, जिसमें है भारत के विभाजन के बाद जो है, विभाजन के कारण जो है लगभग 80 लाख शरणार्थी जो है पाकिस्तान से भारत आ गए थे, और इन शरणार्थियों को जो है वापस से बसाने के लिए भारत सरकार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। और दूसरी चुनौती थी 562 छोटी बड़ी रियासतें जो है संयुक्त भारत में एकीकृत करने की जो है कोशिश करने की थी। और तीसरा जो है बड़ी चुनौती थी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना। ठीक है, तो 3 मैंने अपनी मर्जी से लिखी, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो तीनों को तीन यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी बताई है। इसके बाद सेक्शन डी जो पार्ट है आपका, वाई वाज इब्राहिम लोदी डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार का जो है क्या कारण था, तो उसके 3 कारण, हम 4 कारण बता सकते हैं आराम से। इब्राहिम लोदी में जो सैन्य कुशलता तो थी, लेकिन जो है परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं थी, जिसके कारण उसका पतन हुआ, उसकी हार हुई। बाबर की युद्ध नीति जो है विशिष्ट थी, बहुत अच्छा था, और उसने तुलुगामा युद्ध पद्धति अपनाया था। ठीक है, और इस युद्ध पद्धति के अंतर्गत जो है सेनाएं जो है बाएं दाएं हो करके जो है कुछ सेनाएं जो है टुकड़ियों में जाती थी, क्योंकि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे उस समय जब ये युद्ध हुआ था, और इब्राहिम लोदी के पास जो है 1 लाख सैनिक थे। आप सोच सकते हो कि 1 लाख सैनिक, ठीक है, और 12,000 सैनिक, बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसमें फिर भी आप बाबर जीता था, क्योंकि बाबर की जो है उसके पास तोपें थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा दोनों छोरों पर जो है खड़ी ये सेनाएं जो है सेना की टुकड़ियां जो है, ये सैन्य टुकड़ियां जो है शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेरी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये पैराग्राफ जो है यहाँ से और ये वापिस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे से घेर लेती थी और उन पर हमला कर देती थी। इसी कारण बाबर की एक छोटी सी सेना जो है दुश्मन को घेरने में सक्षम हो पाई थी। साथ ही साथ बाबर के पास तोपों को सजाने वाले उस्मानी विधि थी। ठीक है, उसका प्रयोग किया उसने। उस्मानी विधि के लिए जो है उसको रूमी विधि भी कहा जाता था, और बाबर की सेना ने उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 जो है उस्मानी तोपची को भी अपने पास रखा था, जिन्होंने इसको जिताने में मदद की थी। और इस युद्ध में जो उतरते समय इब्राहिम लोदी के पास विशाल सेना थी, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि 1 लाख सेना थी इसके पास, लेकिन युद्ध के दौरान वह बौनी यानी छोटी साबित हुई, क्योंकि बाबर के तोपों की आवाज इतनी तेज थी कि इब्राहिम लोदी की जो हाथी थे ना, वो सारे के सारे डर गए, और लोधी के ही अपने आदमियों को ही उसने रौंद डाला। ठीक है, और बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व था, तोपखाना था, इसी वजह से जो है इब्राहिम लोदी की जो है पराजय हुई थी। इस रीजन को जो है आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में समझाया आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है 4th नंबर और 5th नंबर। उसके बाद जो है आपका 22 नंबर, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी। तो अकबर की राजपूत जो नीति थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो पहला जो विशेषता थी, अकबर ने राजपूतों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया और उनका सम्मान और वफादारी हासिल की। ठीक है, साथ ही साथ इस नीति की विशेषता थी कि उसने जो है राजपूतों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से भी विवाह किया, और उसने राजपूतों को उनकी मित्रता, वफादारी और सहयोग जीतने के लिए जो है दरबार में उच्च पदों पर जो है नियुक्त कर दिया। उसके अलावा जो है उसने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया और तीत कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने जो है राजपूत शासकों से राज्यों पर जो है कब्जा नहीं किया, जो भी राजपूत शासक थे उनके राज्यों पर कब्जा नहीं किया था। साथ ही साथ जो है हर राजपूत नीति को अपनाने का यह परिणाम, जो मतलब इस राजपूत नीति को अपनाने का अकबर को यह परिणाम हुआ कि राजपूतों की वफादारी और समर्थन उसको हासिल हो गई, और उससे जो है एक मजबूत साम्राज्य की रीढ़ बन गई। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको बैकबोन जो है उसका वो हो गया था राजपूतों के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हो। इसके बाद जो है 23 नंबर, व्हाट लेड टू द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857। तो 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे। तो इसका कुछ प्रमुख कारण थे, जिसमें 1857 का क्रांति जो है, ये विद्रोह ना, ये सुसंगठन नहीं था, अनुशासित नहीं था, सामान्य कार्य योजना और केंद्रित नेतृत्व और हथियार जो है उनके पास तकनीक की कमी थी। साथ ही साथ विद्रोही नेता का ब्रिटिश जनरलों से कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशों के पास बहुत सारी चीजें थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब साहसी थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन ये जो है अच्छे सेनापति साबित नहीं हुए थे, इनको नेतृत्व करना नहीं आता था। 1857 के विद्रोह में जो बंगाल, मुंबई, मद्रास, पश्चिम पंजाब और राजपूताना, इन्होंने भाग ही नहीं लिया। साथ ही साथ जो है आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन ही नहीं किया। साथ ही साथ अंग्रेज जो है गोरखा रेजिमेंट की वफादारी हासिल करने में कामयाब रहे थे, और गोरखाओं ने जो है विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की काफी मदद की। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर सेनापति थे और अच्छा संगठन था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो इस पॉइंटों को आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट। तो अब इसमें है राइट ए नोट ऑन सिविल डिसऑब्लिगेंट मूवमेंट, जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बारे में आपको नोट लिखना है। तो है नमक सत्याग्रह, जो है भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया एक नमक के खिलाफ जो है ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जो इसको जाना गया था। 12 मार्च को जो है 1930 में साबरमती आश्रम से गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्र जल से नमक बनाने का यानी उत्पादन करने का नमक कानून तोड़ने के लिए जो है लोगों का एक बड़ा समूह जो है उनको नेतृत्व किया इन्होंने। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा, उसमें 11 मांगे रखी, और सबसे लोकप्रिय मांग थी जो है नमक पे जो कर हटाया गया लगाया गया उसको हटा दे। ठीक है, क्योंकि इसको सभी लोग खाते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक, और मांगों को
11 मार्च तक पूरा करने को निर्देश भी दिया गया था, अन्यथा जो है कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अभियान शुरू कर देगी। लोकप्रिय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के 78 विश्वासी जो मतलब कह सकते हैं अच्छे सेवक जो थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था और साबरमती नामक स्थान पर गांधी जी के आश्रम से दांडी के गुजराती तट पर जो है गुजराती तटीय शहर तक जो है 240 मील की दूरी तय की थी और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया और समुद्री जल को उबाल करके उन्होंने नमक बनाया और इस आंदोलन को जो है सविनय आंदोलन की शुरुआत के रूप में जो है जाना जाता है, चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो मैंने पैराग्राफ वाइज ऊपर बताया वही चीज मैंने नीचे बताई है। When and why was क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके कारण क्या थे? तो क्रिप्स मिशन जो है एक फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था उसकी जानकारी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन एक बार फिर भारतीयों के संतुष्ट नहीं कर पाया था, वो असफल रहा था और इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापानी आक्रमण का भय था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन और जापान एक दूसरे को परस्पर विरोधी थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे और गांधी जी और जो कांग्रेस के कार्य समिति के अन्य जो नेता थे उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत अगर भारत से चली जाती है तो जापान के पास भारत पर हमला करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा, यानी कि जो है अंग्रेजों को भारत से निकालो ताकि जापान जो है भारत पे हमला ना करे। अतः भारत को जापान के संभावित आक्रमण से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को जो है भारत से समाप्त करने के लिए जो है इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। और युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब कर दी, वहां पे मुद्रा स्फीति जो है चरम पे पहुंच गई थी और खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी। देश जो है जूझ रहा था, एक हर तरफ निराशा और बदहाली का माहौल जो है, जनता ने इस आंदोलन का रास्ता चुन ही लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बढ़ता अविश्वास। ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बोलता तो पहले था हाँ हम आपकी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उसका काम हो जाता था तो वो नहीं करता था। विश्व युद्ध में जो देख रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य है ना बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश शक्ति खत्म हो सकती है, लोगों को उसको देख करके बल मिलने लग गया और लोगों ने सोचा कि अब यही मौका है जब अंग्रेजी हुकूमत को जो है आराम से खत्म किया जा सकता है, इनको हराना जो है असंभव कार्य नहीं है। तो इसलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन की इसने शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस जो है आप लिख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर जो मिशन मेरिट के वीडियो है ना वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई मतलब सोल्यूशन लिखने में और अच्छे नंबर प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो। मानचित्र कार्य का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोला गया है भारत के रेखा मानचित्र में 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य केंद्र जो भी है वो दर्शाने हैं और इससे 5 नंबर मिलेंगे भाई। अगर आपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो वैसे ही पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स तो आसानी से मिल जाने हैं। परसेंटेज बनानी है तो पूरा वीडियो ढंग से देखो, दोबारा से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम जो वीडियो बनाते हैं वो 1 नंबर 1 क्लास बनाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि आपकी जगह अगर मैं होता तो मुझे एग्जाम में लिखना होता तो कैसे लिखना होता। ठीक है, तो भारत के मानचित्र में जो है हम सारे के सारे जितने भी ये आपके 1857 के विद्रोह है उनको हमने बता दिया है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र जो है इस तरह से दिखाए गए हैं। ठीक है, इस डॉट से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे 17 में हुआ था, पूना में हुआ था। आप चाहें तो केवल डॉट डॉट से दिखा सकते हो, मैंने लाइन से ड्रॉ किया है, जैसे इस तरह से सेंटर लाइन खींच दिया, इस तरह से सेंटर लाइन खींच दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि भाई सेंटर लाइन आप खींच दो इस तरह से, ये आपका हो गया सीधा। और यहाँ पर जो है आप इधर पाकिस्तान से लेकर के नेपाल की तरफ खींच दो, इसमें बीच में आ गया दिल्ली आपका था, दिल्ली के जस्ट ऊपर मेरठ है और दिल्ली के जस्ट बगल में यहाँ बरेली है। दिल्ली से फिर आप खींचते चले जाओ तो बैरकपुर आ जाएगा, फिर दिल्ली से आप खींचो तो कानपुर और इलाहाबाद आ जाएगा। इस तरह से बनारस इसके बगल में आ जाएगा। लेफ्ट राइट ये। ठीक है, आप जो है ये एरोस हमने इसीलिए खींची है कि आप इन एरो से थोड़ा सा सीख जाओ कि आपको दिखाना कैसे है। ठीक है, तो ये एरो पे जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये एरो पे आपको इस तरह से ही बना देना है। ठीक है, और जो है नीचे आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ है कैसे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें 27 नंबर, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। भारत के रेखा मानचित्र में अकबर के साम्राज्य, कभी कभी आपसे अकबर का पूछ सकता है या फिर अकबर के दूसरे जो मुगल साम्राज्य हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो अकबर का साम्राज्य जो है मैंने ये ब्लैक कलर में जो है पूरा दिखाया हुआ है, इसके अंदर जो है अकबर का साम्राज्य था। तो इस तरह से आप पहले ये देख लो कि भारत का नक्शा होगा, उसमें जो है आपको पाकिस्तान क्रॉस करते हुए है ये आपको अफगानिस्तान तक जाना होगा। ठीक है, अफगानिस्तान तक आपको जो है पूरा जाना होगा। ठीक है, और जो है यहाँ से आपको निकलते निकलते आपको धीरे धीरे जो है सब जगह बढ़ता हुआ जाना होगा। और यहाँ से आप जो है ये आपका नक्शा जो है भारत का, ये कौन सा एरिया आ जाता है, पूरा का पूरा गुजरात एरिया। गुजरात का जो है आपका इधर से आ जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान सब सम्मिलित थे और ये गुजराती नक्शा पूरा ले लोगे आप। ठीक है, और इस तरह से महाराष्ट्र तक जाओगे आप, लगभग महाराष्ट्र तक जाओगे। ठीक है, और फिर इधर आपका ये हैदराबाद छोड़ते हुए जो है आप निकलते जाओगे। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे देखो, मुख्य राजधानियां जो है दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाई गई है, ये रेड कलर में है। मुख्य राजधानियां जो भी होगी रेड में होंगी, ये आपकी मुख्य राजधानियां हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य राजधानी है, ये मुख्य राजधानी है और आपका जो मुख्य राजधानी है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये मुख्य राजधानी हो गई और ये जो है मुख्य नगर हो गए। तो ये सारे के सारे मुख्य नगर है जिनके नाम हमने इसमें लिखे हैं। और साथ ही साथ जो है आप ये डैश डैश जो है पूरा साम्राज्य विस्तार कर रखा है हमने। ये डैश डैश जितनी भी लाइनें आप दिख रही है ना, इसके अंदर ही इसका साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे लाहौर, अमृतसर, मेरठ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, ठीक है, पटना, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद और जो है खानदेश और बरार, ये सारे के सारे आपको नाम जो है लिखने होंगे। झांसी भी है, इलाहाबाद भी है, चित्तौड़ भी है, सारे चारे। हैदराबाद, बीजापुर और मैसूर इनको छोड़ देना है आपको, इनको नहीं करना है। ठीक है,
तो इस तरह से ये नक्शा जो है आपको बनाना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और ये था आपका मिशन मेरिट का इतिहास का वीडियो। इसी तरह से अगर आप कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ में, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो है मैंने बता दिया, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक दी गई है, वीडियो के बीच में आ रही है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।